श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है। यह हो क्या रहा है? घबराहट में श्रुति यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास में बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था। उसमें एकमात्र सिर्फ श्रुति ही दिखाई दे रही थी। श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है? मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहाँ गए? श्रुति पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती जा रही थी, लेकिन पूरे ट्रेन में कोई भी श्रुति के अलावा नहीं था। बहुत ही डरावना और निर्मम दृश्य था उस ट्रेन का। दोस्तों, आखिर में कौन थी श्रुति और वो ट्रेन में अकेले क्या कर रही थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। मैं आज आप लोगों को नई प्रकार की कहानी बताने जा रहा हूं। श्रुति और उसकी आप बीती, कैसे वो एक भूतिया ट्रेन में इंटर कर जाती है और उसके साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है श्रुति से, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली सीधी साधी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वह बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव का लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। श्रुति काफी फ्री थी। फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। अपने माता पिता से मिलने और अपने भाई से मिलने वो अपने गांव जाना चाहती थी। वो शहर कभी आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे गांव से दूर शहर पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे, जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से वे श्रुति की मदद किया करते थे। श्रुति के दोस्तों ने मिलकर श्रुति के लिए फ्लाइट से अपने गांव रामपुर जाने का बंदोबस्त किया, क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी। वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। श्रुति अपनी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। एकाएक देखते ही देखते मौसम काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज़्यादा खराब होने से उन्हें पास ही के गांव में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे और फ्लाइट अब यहां से नहीं जाएगी। यह सुनते ही मानो श्रुति बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट बिशुनपुर में गांव में लैंड होता है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह रामपुर के लिए जाने वाली ट्रेन में सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक रविपुर नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद श्रुति को पता चलता है कि वह बड़े ही आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती है। स्टेशन के अंदर आने के बाद श्रुति जो है वो बड़बड़ाती है, इससे तो अच्छा यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन से ही अपने घर चली जाती। इतनी तकलीफ तो न होती। मुझे कितनी हरासमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही श्रुति एक बेंच पर बैठती है, सामने से एक बूढ़ी औरत श्रुति की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है, बेटी चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद श्रुति काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर श्रुति बैठ जाती है। श्रुति देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं।
एक लड़का और एक लड़की और एक आदमी बैठा हुआ है। शायद उसका पति होगा, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। श्रुति के सर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति को मन ही मन गुस्सा आ रहा था उस लड़के को देखकर। अपने मन को वहां से हटाकर श्रुति खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात करीबन 9:30 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। श्रुति को काफी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल भी रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते श्रुति की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। करीबन रात के 11:30 बज चुके थे। जब श्रुति की आंख खुलती है, वह देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों के सीट पर जो पहले बैठे थे उनकी सीट पर आकर बैठ गए होंगे। श्रुति की नजर अचानक से बैठी उस महिला के साड़ी पर पड़ती है जो कि वही सेम साड़ी थी और वही कलर था जो उसने पहले पहन रखा था। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ और अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। श्रुति अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। श्रुति अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उसे पीछे से टीसी आवाज लगा देता है। श्रुति अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वह वहां से चला जाता है। श्रुति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही बैठे हैं क्या? जो लोग भी यहाँ पहले बैठे हुए थे वो लोग कहाँ चले गए? श्रुति की इस सवाल पे कोई भी तस से मस नहीं होता है। सब एकटक श्रुति को देखे ही जा रहे थे, जैसे ही वह कोई इंसान न होकर कोई एलियन हो। श्रुति को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। ये कैसी ट्रेन है? कैसे लोग हैं जो मुझे घूरे जा रहे हैं? मैंने तो कोई गलत सवाल भी नहीं पूछा। छोड़ो मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आवाज देकर आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी जो कि कह रहा था, भागो भागो सभी कोई भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह उसे मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद यह उसके दिमाग का खेल है। वह थक चुकी है, पर वापस से वह आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है। यह हो क्या रहा है? कैसी ट्रेन है और मैं किस ट्रेन में बैठ गई हूँ? घबराहट में श्रुति ने यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा का पूरा ट्रेन खाली था। उसमें एकमात्र सिर्फ श्रुति ही दिखाई दे रही थी। श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई है क्या? मुझे बचाओ। यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहाँ गए? श्रुति पागलों के जैसी इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है, इस ट्रेन में क्या है। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। श्रुति बहुत डर जाती है।
वह अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके श्रुति चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है। अचानक से उसे दो पांव दिखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। यह देखते ही मानो श्रुति के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई। ना ही बोलने की ताकत थी उसमें, ना ही सुनने की समझने की ताकत थी। उसे लग रहा था कि उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वे दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही श्रुति को लगा शायद वह बुरी चीज आगे निकल चुकी है, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। श्रुति को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, सब कुछ शांत दिख रहा है। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। श्रुति देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाले सीट पे बैठे हुए है। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो यहाँ नहीं थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? कृपया करके आप लोग बतलाइए, क्या आप लोग यहाँ पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला, उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। श्रुति डर के मारे जमीन पर बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोरों से बंद कर देती है। उससे यह असहनीय दर्द भरी आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एकाएक उनके शरीर कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। वह नजारा इतना भयंकर था कि श्रुति को मानो अटैक सा आ गया और वह तुरंत वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद श्रुति की आंखें खुलती है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस अपनी सीट पर बैठती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली था। खिड़की के बाहर श्रुति को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव रामपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकती है। श्रुति जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, तभी उसे मानो एक बहुत ही जोरों का झटका लगता है और वापस से वह ट्रेन के अंदर चली जाती है। श्रुति को बहुत ही ज्यादा हाथों में दर्द होने लगा था, मानो जैसे उसने नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना जबरदस्त झटका था वो। श्रुति दर्द से कराह रही थी। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और श्रुति की आंखों के सामने से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों की तरह जैसे दर्द में जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है? क्या हो रहा है? यह सब कौन कर रहा है? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन मुझे तड़पा कर क्या फायदा? श्रुति यह सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से श्रुति को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वह श्रुति के पास आता है। वह बच्चा श्रुति के पास आकर कहता है कि अब वह भी नहीं बचेगी, कुछ मिनटों के बाद वह भी उनके जैसी हो जाएगी।
श्रुति बिल्कुल डर जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा मुझे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा है। वह बच्चा श्रुति से कहता है कि आज से 20 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहां से आपने यह ट्रेन लिया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था, बाकी बहुत सारे लोग इस ट्रेन में थे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफर तय करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी माहौल हो जाता है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चलता है कि डाकू ने ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत ही क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने यहाँ तक कि उनकी जरूरी चीजें, पैसे सभी कुछ लूट लिए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, सभी को चीखते चिल्लाते रहे, किसी के भी जान को बख्शा नहीं गया। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिश के बावजूद वो ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झीलमती नदी में गिर गई। यह नदी रामपुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। देखते ही देखते पूरे ट्रेन में जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुका था और बाकी यात्रियों को भी वह मारने की सोच रहा था। उनकी भी जान इस नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का आने का इंतजार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रामपुर जाने के लिए उठते हैं। यह ट्रेन किसी को नहीं दिखाई देती सिवाय रामपुर जाने वाले यात्रियों को। वह उन हर यात्रियों को जान से मार देते हैं जिनकी मंजिल रामपुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को आते हुए देखा था, वह और कोई नहीं, उनका सरदार भीमसेन ही था, जो आज भी हमें मार रहा है। वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही साथ हमारी आत्मा भी आज तक भटक रही है। दोस्तों, कौन था ये आदमी और क्यों श्रुति को भी मारना चाहता था? क्या श्रुति बच पाती है? हम लोग जानेंगे आगे की कहानी दूसरे पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोगों का अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।